हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। चलिए मित्र, आज की क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट होनी है। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। क्योंकि शनिवार को कुछ ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए आपकी संडे की क्लास ऑफ रही, क्योंकि संडे को जीएस की मैराथन क्लास थी। तो आज आपकी जीएस की क्लास होगी 9 बजे, तो आप उसमें भी जुड़िएगा। 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा। तो क्योंकि कुछ लोग इससे हिंदी वाले क्लास से 9 बजे वाली क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो विद्यार्थी भी ध्यान रखें कि 9 बजे उनको भी क्लास में जुड़ना होता है। ठीक है, तो 9 बजे वाली क्लास में अवश्य जुड़िएगा आप लोग। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 301 में लिखा हुआ है, यदि एक लिंग और एक वचन के अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया कैसी होगी, आपको बताना है। अंतिम कर्म पद के लिंग के अनुसार याद रखिएगा, ये जो हमने आपको वाक्य टॉपिक पढ़ाए होते हैं, उस वाक्य टॉपिक का आपको अशुद्धियाँ पढ़ाई होंगी कि एक वाक्य में जेंडर संबंधी अशुद्धि होती है और एक वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि होती है, वही आपको बताई जा रही है। इसके अलावा जो आपकी जेंडर संबंधी अशुद्धि के अलावा कौन सी अशुद्धि होती है, तो ध्यान रखिएगा, जेंडर में अशुद्धि होती है। इसमें आपकी लिखा हुआ है, यदि एक लिंग और एक वचन के अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हों तो अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचन के अनुसार में होंगी, या अंतिम कर्म पद के लिंग व एक वचन में होंगी, या उपरोक्त दोनों में से ही, या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसमें अगर आपसे बात की जाए तो अंतिम कर्म और बहुवचन के अनुसार होगी। इसका आंसर जो बनेगा वो आपका याद रखिएगा, आंसर नंबर जो बनने वाला है, इसका आंसर ये नंबर सही है, क्योंकि अंतिम कर्म के अनुसार बहुवचन बनेगा, क्योंकि इसमें प्राणीवाचक प्रत्ययहीन कर्मकारक है। तो बहुवचन अंतिम कर्म में आएगा, लिंग और अंतिम कर्म के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 301 का। क्वेश्चन नंबर 302 में लिखा हुआ है, किसी के पीछे आँख बंद करके चलना। तो याद रखिए, किसी के पीछे जब आँख बंद के चलते हैं तो नहीं कहते हैं कि बिल्कुल उसके अंधभक्त मत बनो, है ना। तो उसे हम लोग अंधानुकरण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? अंधानुकरण के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, अंधी पीसे कुत्ते खाएं। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो याद रखिए, अंधे व्यक्ति से दूसरे लाभ उठाते हैं, अंधे असहाय होते हैं, अंधों के श्रम का लाभ और लोग उठाते हैं, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। तो याद रखिए, इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है कि सारे ऑप्शन लगभग में गलत हैं, केवल और केवल डी नंबर को छोड़कर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर डी है। आंसर देते रहिएगा सभी लोग, केवल आपको चित्र नहीं देखना है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को, है ना। तो याद रखिए, 304 में हम चलेंगे, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो याद रखिए, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। वह गली कुछ पतली है, अंधे नहीं देखते हैं, अंधे नहीं देखते, वह अंधा बहुत गरीब है, उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती हैं, छोटी छोटी आँखें सुंदर लगती हैं ना। तो इसका आंसर जो है वो आपका आँखें शब्द सुंदर होगी, आँख नहीं होगी, डी नंबर से। तो याद रखिए, शुद्ध डी नंबर। क्वेश्चन नंबर लिखा है 305 में, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। वह राजकीय धन, वह सरकारी धन जो किसानों को सहायता के रूप में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखो, आपने सुना होगा
उसे तकावी के रूप में जाना जाता है। आपने सुना होगा तकापी और सुंदर नाम के दो ऋण मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके दिल्ली सल्तनत में देने के काम उसने किए थे। समझ गए आप? हाँ भाई। आगे चलिए 305 के बाद 306 लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है मैं किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या होगा सही? आंसर बताइए सभी लोग, क्या आंसर बनेगा? तो याद रखिए ए नंबर इसका आंसर सही है। सकर्मक क्रिया इसका आंसर सही है। 306 के बाद 307 किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु कहलाती है क्या? अगर अन्य पर निर्भर रहेगी तो अकर्मक और सकर्मक कहलाती है। ठीक है। और यौगिक किसी के साथ मिलकर के बनी होती है। जो किसी अन्य क्रिया पर निर्भर न रहे वो आपकी मूल क्रिया होती है। तो समझ गए ना? 107 का क्या आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 107 का ए नंबर सही है। इसके बाद याद रखिए लिखा हुआ 308 में लिखा है उमा नौकर से दूध मंगवाती है। तो याद रखिए वाक्य में कौन सी क्रिया है? उमा नौकर से दूध मंगवाती है। बताओ भैया, ये तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है और इसका आप आंसर का जवाब भी देंगे। तो याद रखो, आपको आंसर जल्दी से फटाफट देना शुरू करिएगा। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। जितने लोगों ने नंबर दिया उनका सही है। बाद बाकी जो सकर्मक अकर्मक दे रहे थे वो सब गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है, शैली ने कहानी लिखी। यह वाक्य है सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया का पूर्ण और संयुक्त। देखिए उसने कहानी लिखी, क्या लिखी? कहानी लिखी। तो यहाँ तो तुरंत हमें आंसर मिल रहा है, कर्म यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका भी आंसर सकर्मक है। समझ गए ना? तो याद रखिए 310 लता सोती है। इस यह वाक्य उदाहरण है किस चीज़ का? सकर्मक का, अकर्मक का, द्विकर्मक का या अपूर्ण क्रिया का? तो लता सोती है तो ये आपकी एक अकर्मक क्रिया है। क्या सोती है? लता सोती है। तो कर्ता मिल रहा ना कि कर्म, इसमें कर्म है नहीं, कर्ता अकेला है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। और वैसे भी स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और जितने लोग जुड़े हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए, क्या ओंठ होते हैं या अक्षत होते हैं या प्राण होते हैं या उपर्युक्त सभी होते हैं? चलिए भाई बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आपका प्राण सही है। सी नंबर इसका आंसर सही है। आगे चलेंगे 312 में लिखा है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें आँख का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु होता है, अक्षी होता है, लोचन होता है। दृष्टि शब्द देखने का अर्थ होता है, ना कि आँख का अर्थ होता है। 312 का सी नंबर। फिर लिखा है आँख का पर्यायवाची नहीं है। 13 में भी सी नंबर बन जाएगा, वही क्वेश्चन रिपीट है। लिखा अश्रु तद्भव का तत्सम रूप क्या होगा? आंसू का तद्भव का तत्सम रूप ढूंढना है। चलो भाई, आंसू का तत्सम शब्द बताइएगा। आंसू का तत्सम शब्द क्या हो, तद्भव तत्सम क्या होगा ये बताना है। तो देखो जितने लोगों ने भी आंसर दिया ए वो सब सही हैं, क्योंकि आंसू का अश्रु ए नंबर सही होता है। फिर लिखा है 15 नंबर में
निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अविकारी है। मतलब अविकारी शब्द है जो बदलेगा नहीं। तो याद रखिए इसमें आपका अविकारी विशेषण है। बताइए भाई क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा 315 नंबर का, फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे। फिर 316 में लिखा है इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारलौकिक, अगोचर या आगम या अतीन्द्र। तो याद रखिए इसका आंसर जो सही है वो अतीन्द्र सही है, डी नंबर। फिर बात करेंगे 316 में हुतासन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ये बताना है आपको हुतासन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो याद रखो हुतासन शब्द जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची होता है। आगे चलेंगे 318 पे, जिसमें लिखा हुआ है जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है उसे अग्रगण्य के नाम से जानते हैं। उसे अग्रगण्य के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी नंबर इसका आंसर सही बन जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 319 में लिखा है जो सबसे आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए जो सबसे आगे रहता हो उसे अग्रिम के नाम से जाना जाता है। फिर कहते हैं जो सबसे आगे रहता हो, 19 हो चुका है, 20 की बात करेंगे। 20 में लिखा है कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। देखिए प्रति में इष्ट शब्द प्रतिष्ठित इत बन जाएगा, प्रतिष्ठा बन जाएगा, वहाँ कर दो। नैतिक नैतिक इक शब्द निकलेगा, आत्मी ई शब्द निकलेगा। तो इसमें अचानक में शब्द जो है, अचानक शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है, बी नंबर इसका आंसर चाहिए। फिर 321 में निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द आपको बताना था कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो याद रखो हमने बताया था कि छत्र, त्रा, ज्ञा और आपका मिश्रा जी, अगर ये तीनों आ जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, तत्सम शब्द हो जाता है। तो ए नंबर सही है, ठीक है। अब बात करेंगे 322 में आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द क्या बन कहलाता है। आई प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बना हुआ है। जयपुरी नहीं है, अजमेर इसमें भी नहीं है। क्या आई प्रत्यय लगा, इसमें नहीं है भाई। जयपुर इसमें बड़ी ई बनेगा प्रत्यय। अजमेरी तो इसमें भी बड़ी ई निकलेगा अजमेरी। मिठाई को छोड़ दीजिए, सर्दी में सर्द बन जाएगा, इसमें भी बड़ी ई निकलेगा। मिठाई में ज़रूर मीठा प्लस आई बन जाएगा, क्या बनेगा, मीठा प्लस आई। आपका कौन सा सी नंबर आंसर सही बनेगा। अब आगे देखिए 22 के बाद बात करेंगे 323 क्वेश्चन नंबर, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं। अमर, अजर, जबान और अनंत। तो याद रखिए अनंत कहते हैं या जबान कहते हैं, अजर कहते हैं, अमर कहते हैं। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो आपका आंसर बनता है क्या, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर, अमर नहीं अजर। अमर वो होता है जो कभी ना मरने वाला हो, जो बूढ़ा ना हो उसे अजर के नाम से जानते हैं। फिर याद रखिएगा बात करेंगे 324 में लिखा हुआ है जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पराजित के नाम से जानते हैं। क्योंकि जिस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं वो पराजित कहलाता है। उसे पराजित किया होगा तभी हमने क्या किया, विजय प्राप्त की होगी। तो इसका आंसर सी नंबर सही है। अब बात करेंगे 324 के बाद 325,
पूछा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो याद रखिएगा, इसमें आजीविका शब्द आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आजीविका ए नंबर सही है, या फिर आपका बी नंबर सही है, या फिर आपका सी नंबर सही है। तो आप कभी भी डी नंबर वाला तो लिखते नहीं हैं। आजीविका होगा, यही होगा, यही होगा। बताओ भाई, ये देखो बी नंबर भी कट जाएगा क्योंकि आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। तो ये वैसे सी नंबर भी कट जाएगा, ए नंबर सही है। आजीविका में बड़ा आ पहले बनता है। 25 की बात करेंगे हम लोग। 26 में चेतन शब्द का विलोम बताना है। चेतन का विलोम क्या होता है? चेतन का मतलब होता है बेहोश हो जाना। चेतन का विलोम क्या होता है? अचेतन। जितने लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं अचेतन, वो सभी सही हैं। जितने लोग आंसर अभी भी नहीं दे रहे हैं, वो आंसर दीजिएगा। बिना आंसर के हिंदी की क्लास बेकार है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हिंदी की क्लास में आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप क्लास में आंसर नहीं देंगे तो फिर कहानी नहीं बनने वाली। आगे देखिएगा, 326 के बाद 327 पे बात करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है अत्याचार में उपसर्ग बताना है। तो याद रखिएगा, आज ही हमने ऐसा पढ़ाया है कि या से पहले जो आधा वर्ण आता है तो उसमें यण संधि होती है। अत्याचार में आधे ता को पूरा लिख दो, लिख दिया। आ आगे लिखा था उसको लिख दो। तो या है तो या के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी की मात्रा लगाओ। तो इसमें हम छोटी की मात्रा लगा देंगे अति, और या में जो स्वर जुड़ा है उससे अगले पद की शुरुआत करेंगे। तो बड़ा आ जुड़ा हुआ था, बड़ा आ लिख दिया। चार शब्द और लिखा है तो चार और लिख दिया, तो आचार बन गया। तो इसमें ये तो अर्थ है और ये उपसर्ग है आगे वाला। तो याद रखो, ए नंबर इसका आंसर सही है। 27 के बाद बात करेंगे 28 में। कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर बताइएगा। जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर के बोल दी जाती है तो वहाँ पर क्या आंसर होता है? क्या अतिशय होता है, अतिक्रमण होता है, नियुक्ति होता है, या अतिशयोक्ति होता है? तो याद रखिए, इसका आंसर डी नंबर सही है। समझ गए? अगर जो भी अतिशयोक्ति ऐसा लिखता है, कैसा अति आधा सा बनाता है, ऐसे करके ऐसे लिख देता है, तो याद रखो ये सा पूरा होता है मित्र। अगर आप आधा बनाएंगे तो ये अशुद्धि होगी। समझ गए कि नहीं? तो डी नंबर इसका आंसर सही है। अब हम बात करेंगे 29 में लिखा है इंद्री का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा, इंद्री का विलोम जो होता है वो अतीन्द्रिय होता है, बी नंबर। समझ गए? तो बी नंबर इसका आंसर सही है। फिर लिखा है 330 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखो, हमने कहा था कि अतिशयोक्ति का आपसे शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है और वही तुरंत उसने पूछ दिया आपसे। तो याद रखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अतिशयोक्ति का आपका ए नंबर सही है। जितने लोग भी ए दे रहे हैं वो कटाकट सही है। फिर लिखा है अति प्लस उक्ति। तो याद रखो आंसर क्या बनेगा? अत्युक्ति। क्योंकि देखिएगा यण संधि है इसमें भी। आधा ता तो हमें बनाना है और या बनाना है क्योंकि छोटी की मात्रा बनी है। अब यहाँ जो स्वर जुड़ा है छोटा ऊ, इसकी मात्रा या में लगानी है। इसी से तो अगले पद जुड़ता है और आगे जो लिखा है उसे लिख दो। यहाँ आ लिखा था और यहाँ पर युक्ति लिखा था, तो ये बना दीजिएगा। अत्युक्ति आंसर आपका सही बन जाएगा। देख लो भाई कौन सा सही है, तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलें आगे, समझ में आ गया होगा। 32 में लिखा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा मित्र? कह रहे हैं बंदर को अदरक अच्छा नहीं लगता, तो ए नंबर से गलत। अदरक का स्वाद हर कोई नहीं जान सकता, क्या ये है? अदरक के बिना सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती, ये भी गलत।
और ये भी गलत है भाई, बी नंबर। कहते हैं गुण की पहचान गुणवान ही कर सकता है या ही होता है, तो सी नंबर इसका आंसर सही है। आगे बात करेंगे 33 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि हर काम को देरी से करने वाले शब्द के लिए कौन सा करते हैं। तो याद रखिए, जो हर काम देरी से करता है क्या उसे दीर्घदर्शी कहते हैं, अदूरदर्शी कहते हैं, विलंबी कहते हैं, दीर्घसूत्री कहते हैं। तो याद रखिए, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम लोग दीर्घसूत्री कहते हैं। डी नंबर इसका आंसर बन जाएगा। अब बात करेंगे हर काम को देरी से करने वाले को क्या कहते हैं। तो याद रखो, अभी वही तो कराया है कि जो हर काम देरी से करता है उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। समझ गए, डी नंबर सही है। 335 में बात करेंगे, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, अद भी नहीं है तद्भव, अक्षी भी नहीं है तद्भव, छिद्र भी नहीं है, ये सारे तत्सम हैं। आज शब्द का जो है वो तद्भव है। समझ गो। 335 के बाद 336, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए, जो पहले कभी ना घटित हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे अभूतपूर्व के नाम से जानते हैं। डी नंबर सही। फिर बात करेंगे 337 में लिखा हुआ विलोम, न्यून का विलोम क्या होता है, बताइए भाई। न्यून का विलोम ऊंचा, अधिक, निम्न या स्थूल। तो याद रखिए, निम्न का विलोम अधिक होता है। बी नंबर आंसर सही है। भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा, आंसर नहीं दे रहे हैं ये सब गलत बातें हैं। 300 इसके बाद 38 में देखिएगा, 338 हो गया। 339 में देखिए, निम्न में से गुणवाचक नहीं है। तो याद रखिए क्या नहीं है, गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो याद रखिए गुणवाचक विशेषण आपका अधिक नहीं है, क्योंकि अधिक शब्द प्रविशेषण होता है, ना कि आपका गुणवाचक विशेषण होता है। लेकिन गुणवाचक बनेगा भी तो परिमाणवाचक बनेगा, ना कि गुणवाचक, है कि नहीं। कितना खरीदा, अधिक खरीदा या ज़्यादा खरीदा, ये परिमाणवाचक बनता है। ठीक है। अब बात करेंगे 39 के बाद 40 में, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कारक कौन है। चलिए भाई बताइए आंसर। तो याद रखिए, इसका आंसर जो पेड़ से फल है वो आपका अलग गिर रहा है। तो याद रखिएगा, जब पेड़ से फल अलग गिरेगा तो अपादान कारक होता है। जब कोई किसी चीज़ से अलग होता है तो उसे अपादान कारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें अपादान कारक सी नंबर सही। 41 में बात करेंगे, में विभक्ति चिन्ह कौन सा कारक है, संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो याद रखिएगा, इसमें जो बनेगा वो आपका अधिकरण कारक बन जाएगा। मैं, पर, है ना, और संप्रदान में आता नहीं, संबंध में आता नहीं, कर्म में आता नहीं, किसी में मैं शब्द नहीं आता है, याद रखिए। फिर लिखा होता है हे ओ अरु, विभक्ति का कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं संबोधन में हे ओ अरे विभक्ति आती है कि नहीं। आगे 42 में लिखा है, 42 में भी वही है, तो संबोधन इसमें भी है। काकी के क्या होता है, तो याद रखो ये संबंध बताने में इस काकी के शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ वाह धरती पर गिर पड़ा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। धरती पर गिर पड़ा मतलब धरती के ऊपर गिर पड़ा। आंसर दीजिए भाई, क्या आंसर सही है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर सही है वो आपका अधिकरण कारक, आपका आंसर सही है, बी नंबर। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग 44 में लिखा हुआ है कि बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो बच्चे जब पंक्ति में खड़े होंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो इसका आंसर क्या बनता है, संबोधन कारक बन जाता है। आगे चलेंगे, लिखा है पेन टेबल पर रखा है। तो याद रखो, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी होती है तो उसे हम अधिकरण कारक के नाम से जानते हैं। बी नंबर सही है। इसके बाद में रवि पेड़ से गिर पड़ा। रवि गिरे चाहे फल गिरे, लेकिन वो अलग होगा। तो याद रखिए अपादान कारक इसका आंसर सी नंबर सही है। 47 के बाद बात करेंगे 48 में। लिखा है अनुरोध आग्रह, अनुरोध विनय पूर्वक याचना है तो आग्रह का आशय है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर है अधिकार भावना से अद्भुत याचना, अद्भुत याचना। इसका आंसर जो सही है वो आपका बी नंबर सही है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 349 में। लिखा निम्नलिखित में से सही वाक्य क्या है। तो याद रखो हम बात करेंगे अधिकारियों ने कागजात की जांच कर लिया है या कर ली है। तो याद रखो अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण कर लिया है। इसके बाद अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण कर लिया है। अधिकारियों ने कागजात की जांच की है। अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण कर लिया है। तो याद रखो निरीक्षण नहीं होता, परीक्षण होता है। तो याद रखिएगा अधिकारियों ने निरीक्षण करने जाया जाता है, परीक्षण का मतलब होता है चेक करना। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर सही है। ठीक है। अब बात करेंगे 50 में। 49 के बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है क्या उचित से कम मूल्य आंकने या लगाना क्या कहलाता है। उचित मूल्य से कम मूल्य को आंकना क्या कहलाता है। तो याद रखो जब हमने कहा था कि अपनी मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा कम आंक देना, उसे हम अवमूल्यन के नाम से जानते हैं। तो इसका सी नंबर आंसर सही बनेगा। तो ये हमारे आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है मित्र, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा, क्योंकि आज क्लास आपकी बहुत ही धुआंधार होने वाली है। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।